नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे यहाँ पर रीट एग्ज़ाम 2021 का जो नया टॉपिक जोड़ा गया है, जिसका नाम है कृषि प्रबंधन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। कृषि प्रबंधन और कृषि की पद्धतियाँ। ये आरबीसी की बुक से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अध्याय 1 से ये जो टॉपिक है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो पर आगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये कृषि प्रबंधन ये पाठ का नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं फसल की परिभाषा। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। एक ही प्रकार के पादप या पौधे जो भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। आगे क्या इसमें दिया है, फसली पौधों के नाम, और ये तो जो इंडेक्स है वो क्लास में भराई जाती है। आगे देख लेते हैं। अब आगे हैं फसलों के प्रकार। तो इसमें ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से वर्ग है? एक तो है रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा है जायद की फसल। तो रबी की फसलें कौन कौन सी होती है? ये अक्टूबर से फरवरी के मध्य फसल होती है। ये जो फसल है वो अक्टूबर से फरवरी के मध्य बोई जाती है, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि इसमें शामिल होता है। नंबर 2 है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल ये जून से सितंबर के मध्य फसल होती है। ये फसल कब होती है? खरीफ की जून से सितंबर के मध्य। जैसे ज्वार है, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द या फिर आपके बाजरा। और आगे हैं जायद की फसल। जायद की जो फसलें होती है मार्च से जून के मध्य फसल होती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी। दोस्तों रीट लेवल 1 में आपका यहाँ पर जो बेस रहने वाला है, जो क्वेश्चन आएंगे वो 8 तक का बेस यहाँ पर रहने वाला है। 8 क्लास की बुक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी बेस जो है थोड़ा सा या तो 9th का या 10th तक का रहने वाला, लेकिन 9th-10th में ये टॉपिक नहीं, इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। तो आगे यहाँ पर देख लीजिए आप, समान गुणों वाली फसलें, उदाहरण और उपयोग। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो या याद कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अब हम फसल उगाने के से पूर्व से लेकर काटने तक की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। खेतों में फसलें आपने भी देखी होगी, तो यहाँ पर आप ये परिभाषा पढ़ लें। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन कहलाती है। खेती में जब खेत में फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी करने से लेकर फसल काटने और मंडी में बेचने ले जाने तक की पूरी प्रक्रिया को फसल उत्पादन क्रिया कहते हैं। आगे और बात करते हैं इसके बारे में। सबसे मेन टॉपिक अब आ गया है दोस्तों, कृषि पद्धतियाँ, खेती के चरण। तो हमारे यहाँ पर ये टॉपिक शामिल किया गया, कृषि की पद्धतियाँ या खेती के चरण। तो किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार के क्रियाकलाप कार्य फसल के बोने से लेकर काटने तक करने होते हैं। किसान द्वारा फसल उत्पादन से किए जाने वाले क्रियाकलाप कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। जो भी क्रियाकलाप होता है उनको कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। और जो बाद में पढ़ा रहे हैं कृषि के प्रकार यहाँ पर है ही नहीं, कृषि की पद्धतियाँ हैं। खेती करने के चरण कौन कौन से है, बस वही इसमें पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कृषि की पद्धतियाँ, उनमें सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना, फिर है बुआई करना, खाद या उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना और अनाज का भंडारण करना। तो ये 7 पद्धतियाँ हैं कृषि की। कितनी पद्धतियाँ हैं दोस्तों? ये 7 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद या उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना और अनाज का भंडारण करना। ये 7 पद्धतियाँ। तो मिट्टी तैयार करने में क्या होता है? सबसे पहले किसान खेत में हल चलाता है, और खेत में हल चलाने के कौन कौन से यहाँ पर जो साधन है वो काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला साधन तो है दोस्तों पशुओं द्वारा पारंपरिक तरीका से, जिसमें 2 बैलों के पीछे हल को जोतकर यहाँ पर खेत में हल चलाया जाता था, और आज के ज़माने में यहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा हल चलाया जाता है। तो मिट्टी तैयार करने में सबसे पहले क्या करते हैं? खेत में हल को जोता जाता है। आप ये चित्र देख सकते हैं, चित्रों के माध्यम से भी आपको आसानी से याद रह जाएगा कि हल किस प्रकार चलाया जाता है। 2
पद्धतियां हैं। एक पारंपरिक है जो जिसमें पशुओं द्वारा हल चलाया जाता था और दूसरा है ट्रैक्टर द्वारा। अब आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खेत में बुआई से पहले हल क्यों चलाते हैं। तो हल चलाने के लिए हल क्यों चलाते हैं, मिट्टी को पोली करना या मिट्टी को तैयार करना कहलाता है, जिसमें हल चलाने का काम आता शामिल है। तो मिट्टी को उलट पुलट कर, जैसे ही हम हल चलाते हैं मिट्टी जो है वो उलट पुलट हो जाती है और वो मिट्टी पोली हो जाती है, जिससे क्या होता है बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है, जिससे अंकुरण सरलता से होता है। नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है, नए पौधे की जड़ें आसानी से शोषण कर सकती है। और आगे है मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों केंचुए की वृद्धि में पोली मिट्टी सहायक होती है। और आगे है मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों में वृद्धि में सहायक होती है और पलटने से समान रूप से नीचे चली जाती है। तो जुताई करना किसे कहते हैं, मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट कर पोला बनाना ही जुताई करना कहलाता है। ये पहली पद्धति हो गई आगे। अब देखिए कृषि के औजार। कृषि में औजार कौन कौन से काम आते हैं। तो किसान जुताई के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि औजार उपयोग में लेता है, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि, जिसके आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। ये है हल, यह है कुदाली और यह है कल्टीवेटर, जिससे यहाँ पर मिट्टी को पोला किया जाता है। अब किसान खेत की जुताई करने के बाद खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई का कार्य करता है। फिर मिट्टी पोली करने के बाद क्या करते हैं, खेत में फसल की बुआई की जाती है। किसान खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीज को चयनित करता है। ऐसे बीजों का चयन किया जाता है जो स्वस्थ हो, जिससे अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। और उत्तम किस्म के बीज की पहचान के लिए ये गतिविधि है जिसको हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे काम। यहाँ पर देखिए अब बीज बोना या फसल बोने की परंपरागत औजार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दो बैलों के बीच में ये जो कीमा लगा हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर बीज डाला जाता है और बैलों को हल की सहायता से बीज बोए जाते हैं। और नया अभी पारंपरिक ये हो गया, और नया जो है वो है सीड ड्रिल द्वारा बीज की बुआई करना। सीड ड्रिल आपने देखा होगा, सीड ड्रिल के द्वारा ये बीज बुआई होती है। नेक्स्ट है आगे खाद एवं उर्वरक देना। आपने खेत में किसान को खाद डालते हुए भी देखा होगा। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने और मिट्टी की उर्वरता या उपजाऊपन बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। और ये खाद और उर्वरक में अंतर दिया गया है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं या फिर वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ पर जैविक खाद के लाभ भी दिए गए हैं। तो हमारे तो टॉपिक कृषि पद्धतियाँ हैं, तो उसके बारे में हम अब नेक्स्ट पद्धति है दोस्तों 4 नंबर, सिंचाई करना। खेत में फसल के उगने के बाद एवं खाद मिलाने के पश्चात किसान क्या करता है, तो किसान फसल को पानी पिलाता है। जिस प्रकार हमें भोजन के साथ जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसल को भी वृद्धि एवं फलित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंचाई के जल स्रोत कौन कौन से हैं और सिंचाई से फसलों को क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर जल के स्रोत देख लेते हैं। सिंचाई है तो सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन में आप यहाँ पर देख सकते हैं पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन। तो पारंपरिक था वो चड़स, मोट, घिरनी, ये जो सिंचाई की पारंपरिक साधन है उनके नाम है। और आधुनिक साधन में आप देख सकते हैं नलकूप, जिनमें ट्यूबवेल या फव्वारों द्वारा सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई की जाती है। तो ये आप चित्र द्वारा देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद रह सके, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंचाई के जो पारंपरिक साधन है उनमें ढेकली, रहट, मोट और ये 3 हो गए पारंपरिक साधन। और ये है नवीन विद्युत पंप और डीजल पंप द्वारा, ये नवीन साधन है जिनसे अब सिंचाई की जाती है। ये सिंचाई के साधन हो गए। अब सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है। तो आधुनिक विधियों में सिंचाई की आधुनिक विधियां एक तो छिड़काव या छिड़क कर ऊपर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं असमतल भूमि के लिए और समतल भूमि के लिए। असमतल भूमि के लिए फव्वारे लगाए जाते हैं और समतल भूमि के लिए यहाँ पर सीधे पाइप डाल दिए जाते हैं और यहाँ से सिंचाई होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, आराम से इसको याद कर सकते हैं। अब आगे है नंबर 5 पद्धति, फसल की सुरक्षा करना। ऐसा मानते हैं कि किसान फसल पकने पर उसे काटकर खेत से घर सुरक्षित ले आए तब उसकी मेहनत सफल होती है, परंतु ये आसान प्रक्रम नहीं है।
इस अवधि में किसान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आपको पता है खरपतवार होना, खेत में खरपतवार होती है जो फसलों के साथ अनावश्यक घास उगाती है उसे खरपतवार कहते हैं। तो अब कौन कौन सी समस्याएं होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। खरपतवार है जिसके सामने इसकी परिभाषा लिखी है और इसके बचाव के तरीके लिखे हुए हैं। अब एक एक करके ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना है। खरपतवार में अभी मैंने आपको बताया फसलों के साथ अनावश्यक घास उगाती है जिसको समय पर निराई गुड़ाई हाथ से करके खरपतवार नष्ट कर दी जाती है। नंबर 2 है प्राकृतिक प्रकोप, जैसे बाढ़ है, सूखा है, सर्दी है, आग है। यहाँ पर खेतों में कभी पानी भर जाता है, कभी आग भी लग सकती है, तो इसलिए इसका क्या उपाय है वो भी सामने लिखा है। नंबर 3 है कीट या फफूंद, जीवाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोग। खेतों में जो फसलें उगाई जाती है उनमें कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, तो उन रोगों से फसलों को कैसे बचाना है उसके बारे में यहाँ पर सामने सब लिखा हुआ है। और नंबर 4 है जानवर, और तो जानवर जो है। नंबर 5 हो गया दोस्तों फसल की सुरक्षा करना, और नंबर 6 है आपके यहाँ पर फसल को काटना। आपने खेतों में फसल काटते हुए किसान को देखा होगा, तो यहाँ पर फसल कैसे काटी जाती है उसके बारे में देखेंगे। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल की कटाई करना कहते हैं। फसल के पक जाने पर इसे या तो जड़ से उखाड़ा जाता है या कुछ को मिट्टी के पास से काटा जाता है। फसल को पुराने समय में दर्राते से काटा जाता था, जो दर्राती होती थी या उसको हंसिया भी कहते थे। आज भी कहीं कहीं फसल कटाई है तो इसका उपयोग किया जाता है। गाँव में अधिकतर यहाँ पर जो हंसिया है या जो दराती है उसका ही उपयोग किया जाता है, और बाकी अधिकांश किसान आजकल हार्वेस्टर मशीन को फसल कटाई है तो उपयोग करते हैं। ये तो पुराना तरीका और ये है आधुनिक हार्वेस्टर मशीन से कटती फसल। आगे क्या है, थ्रेसिंग करना। फसल की कटाई के बाद इसकी नमी दूर करने के लिए कुछ दिन इसे सुखाते हैं। इसके बाद बीज के दानों को भूसे से अलग करना इसे थ्रेसिंग कहते हैं। जो थ्रेसर में डाल के इसके जो बीज होते हैं, बीज और दानों और उसके चारे को अलग किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों का हवा में पटक कर अलग करते हैं। अनाज के दाने भारी होने से पास ही नीचे गिरते रहते हैं और भूसा चारा अलग उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है। और बड़े खेतों वाले किसान कंबाइन मशीन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना, कंबाइन मशीन। बड़े खेतों वाले किसान कंबाइन मशीन थ्रेसर से फटकने का कार्य करते हैं जो शीघ्रता से हो जाता है। ये तो है पुराना तरीका जिसमें हाथ से फटक यहाँ पर फसल को चारे से अलग किया जाता था, और ये है नया तरीका जिसमें कंबाइन मशीन से फटकना शामिल है। अब आगे देख लेते हैं नंबर 7 यहाँ पर देख ले दोस्तों, अनाज का भंडारण करना। थ्रेसिंग कार्य के बाद अनाज को बोरियों में भरकर किसान घर ले आता है और चारा और पशुओं को खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। घर लाए गए अनाज का किसान भंडारण करता है, आवश्यकता अनुसार घर रख लेता है और बाकी मंडी में बेच देते हैं। घर पर रखे हुए अनाज की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। उनके उपायों द्वारा भंडारित अनाज को नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। और अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं जिन्हें साइलो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। जो अनाज या फसलों को रखने के जो बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं उनको साइलो कहते हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, इनको ज़रूर एक बार देख लेना वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर। एक बार पूरा इनको याद कर लेना या एक बार देख लेना। यहाँ पर देखिए राजस्थान में प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक क्षेत्र। फल और सब्जी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से राजस्थान में, उनके बारे में यहाँ पर आप देख लीजिए और इनको एक बार ज़रूर देख लेना या स्क्रीनशॉट इनका ले लेना ताकि कोई एक भी सवाल पीछे ना छूटे। मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया है और ऐसा ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो एक बार ज़रूर ये टॉपिक देकर जाएँ ताकि 1 नंबर का प्रश्न आपके गलत ना हो। नेक्स्ट है फसल और पर्यावरण। हमें मालूम है कि हमारे आसपास का पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें स्वयं एवं आसपास की स्वच्छता रखनी चाहिए। साथ ही हमारे आसपास हरियाली भी होनी चाहिए। फसलें भी हरी भरी होती है और वर्ष भर तक खेतों में किसी न किसी प्रकार की फसल हमेशा उगी हुई रहती है। हरियाली से वायुमंडल शुद्ध रहता है, इसलिए फसलें पर्यावरण को सीधे सीधे प्रभावित करती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है परिवेश में फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है और फसलें वायुमंडल की आर्द्रता बनाए रखने में सहायक होती है।
एक और जो पॉइंट बच गए उसको भी देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था और ये आनुवंशिकी विशेष की भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में बोए गए। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था। MS स्वामीनाथन को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण। MS स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री दिया गया और 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि के क्षेत्र में इन्होंने 3 प्रकार के अवार्ड जीते हैं। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर याद कर लेना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।